हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र वार्षिकी करंट अफेयर के सूचकांक वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और यह घटना चक्र वार्षिकी करंट अफेयर जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरे करंट अफेयर को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसे एक बार कराया जाएगा, जिससे कि आप लोगों का करंट अफेयर वाला सेक्शन जो है पूरी तरह से बहुत अच्छे से कवर हो जाए और उससे जो भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाएँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। उसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसमें देखिए हाइलाइटर से इसे हाईलाइट कर दिया गया, जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उन सबको हाईलाइट कर दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा देर तक जो है, ज़्यादा समय तक आप लोगों के दिमाग में वो एक जो छवि है वो आपके बना रहे और लंबे समय तक आप लोग इसे याद करने में आसानी हो सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2007 से यह जारी किया जा रहा है। वीपो द्वारा यह जारी किया है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वीपो, इसके द्वारा 2007 से प्रतिवर्ष इसका प्रकाशन किया जाता है। और इसमें 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया था और यह इसका 17वां संस्करण है। इसका जो शीर्षक है सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना, इस थीम के साथ इस सूचकांक का प्रकाशन किया गया था। और 2024 का जो सूचकांक है, इसमें टोटल 133 देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको इसमें स्थान दिया गया है। कह सकते हैं कि उनको जो है इसमें इस सूचकांक में जो है इंडिकेट किया गया है। और 2024 का जो सूचकांक है, इसमें स्विट्जरलैंड लगातार 14वें वर्ष पहले स्थान पे है और यह विश्व का सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में पहले नंबर पे है। अंगोला की अगर हम बात करें, यह जो है इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पे अर्थात 133वें नंबर पे है। इसके साथ साथ जो बहुत तेज़ी से सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें चीन है, तुर्की है, भारत है, वियतनाम है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ईरान और मोरक्को। यह वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से सुधार किया है। उसमें आपका भारत भी शामिल है। और उसके साथ साथ अगर हम इसमें देखें तो स्विट्जरलैंड आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, स्वीडन इसमें दूसरे नंबर पे है, अमेरिका तीसरे, सिंगापुर चौथे और यूके जो है या 5वें नंबर पे है। भारत को लगातार 14वें वर्ष 2011 से लेकर के 24 अगर हम देखें 24 तक इनोवेशन ओवर पावर परफॉर्मेंस घोषित किया गया है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें नंबर पे है, इसमें 39वें नंबर पे है। इसके पहले जो सूचकांक आया था 2023 में, इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस वर्ष जो 2024 में प्रकाशित हुआ है सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत का जो स्कोर है उसमें 1 अंक का सुधार हुआ है। ठीक। और मध्य एवं दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, किसमें? मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। भारत निम्न और मध्य आय समूह वाले कुल 38 देशों में पहले स्थान पे है। जो निम्न मध्यम आय समूह वाले देश हैं उसमें भारत पहले नंबर पे है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 7 क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग दी गई है। ये जो 7 क्षेत्र हैं इसमें भारत को रैंकिंग दी गई है। संस्थागत या संस्थान के क्षेत्र में, इंस्टीट्यूशंस के क्षेत्र में इसे 54 रैंक दिया गया है। मानव पूंजी और अनुसंधान के क्षेत्र में 51, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 72 नंबर दिया गया है। बाजार विशेषज्ञता के क्षेत्र में इसे 23वां नंबर प्राप्त हुआ है। व्यावसायिक विशेषज्ञता में 58, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्गत में 22 और रचनात्मक निर्गत में 43। ठीक। तो यह आपका ये सूचकांक हुआ। देखिए इसमें जो भी सूचकांक या जो भी करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे उसमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, सबको बहुत अच्छे से प्रॉपर कवर किया जाएगा और उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 घोषित किया गया था, इसी के साथ विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार जो क्लस्टर्स है इसकी भी घोषणा की गई है। टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब के रूप में उभरा है। उसके साथ साथ विश्व के 100 जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स हैं इसमें भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई है। इसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है वह जापान का टोक्यो योकोहामा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में देखें तो इसका जो प्रकाशन है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। सितंबर 2024 में इसका प्रकाशन किया गया था IMD द्वारा और यह इसका 11वां संस्करण है। और विश्व की कुल 67 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें रैंकिंग दी गई है।
घाना, नाइजीरिया, प्यूर्टोरिको को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह पॉइंट, ठीक है। घाना, नाइजीरिया और प्यूर्टोरिको को इस सूचकांक 2024 में, इस वर्ष जो है, इन्हें पहली बार इसमें शामिल किया गया है। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर दूसरे नंबर पे है और लग्जमबर्ग तीसरे नंबर पे है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में 67 देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, इस सूची में भारत 58वां स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 58वां स्कोर प्राप्त हुआ है। 2023 में भारत इसमें 56वें नंबर पे था, तो मतलब कह सकते हैं कि भारत की रैंकिंग में 2 स्थान का गिरावट आया, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ 2024 के साथ साथ 2023 वाला भी रैंक याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पहले के इस वर्ष जो करंट का सूचकांक है वो न पूछ करके पिछले वर्ष का पूछ लेता है, ठीक है। तो इस वर्ष 2024 में भारत विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 58वें नंबर पे है, 2023 में यह 56वें नंबर पे था। और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें मंगोलिया अंतिम स्थान पे है। मंगोलिया विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2024 जो रिपोर्ट जारी की गई है, 2024 में फोर्ब्स द्वारा यह जारी किया गया था और इसमें विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं को इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। और जारी करने के अनुसार 2024 में जीडीपी के संदर्भ में शीर्ष पर 3 राज्य जो हैं, चाइना है, जर्मनी, जापान, यह जो है पहले नंबर पे है। और जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान है। जीडीपी के मामले में भारत 5वें नंबर पे है। जीडीपी के दृष्टि से अगर वैश्विक स्तर पे हम देखें तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे जापान और 5वें नंबर पे भारत है, जिसकी अगर जीडीपी की हम बात करें तो $3.94 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है भारत की हो चुकी है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति जीडीपी की अगर हम बात करें तो वह 2.73 मतलब $, प्रति हज़ार है, ठीक है। आपका 5वें नंबर पे है इस मामले में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 अगस्त 2024 में चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 जारी किया गया था और इसमें 142 देशों को शामिल किया गया है। 142 देशों को शामिल किया गया था। इंडोनेशिया विश्व का सबसे उदार देश है और भारत इस सूचकांक में 2024 में भारत जो है इस वर्ष 26वें नंबर पे है। भारत 26वें नंबर पे है, इंडोनेशिया पहले नंबर पे है और भारत आपका 26वें नंबर पे है। दूसरे नंबर पे केन्या है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की जो सूची जारी की गई है, कोयला आधारित विद्युत उत्पादन के कुल विद्युत उत्पादन का जो लगभग 70% है और केंद्र सरकार द्वारा कोयला गैसीकरण मिशन की इसी उद्देश्य से शुरुआत भी की गई थी। और इसके अगर हम देखें जुलाई 2024 में वर्ल्ड एटलस जो .com द्वारा विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान जो वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट कोल माइंस हैं, इनकी सूची जारी की गई थी। उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में अमेरिका स्थित जो ब्लैक थंडर माइन है, यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान है। अमेरिका का ब्लैक थंडर माइन विश्व का सबसे बड़ा कोयला खदान है। 2023 में इस ग्रीनफील्ड खदान का जो अनुमानित उत्पादन हुआ था 62.68 मिलियन टन जो है इसका उत्पादन हुआ था और इसके साथ यह पहले नंबर पे था। और विश्व की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 खदान भारत की हैं और यह गेवरा ओपन कास्ट खदान और दूसरा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, ठीक है। गेवरा ओपन कास्ट खदान है और इसके खदान में वित्त वर्ष 23-24 के दौरान 59 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ और इस प्रकार यह भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है। इसका संचालन 1981 में प्रारंभ किया गया था। और कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान जो है यह वैश्विक स्तर पे चौथे नंबर पे है और भारत में अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो यह दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो भारत की जो 2 कोयला खदान है, एक कुसमुंडा ओपन कास्ट कोयला खदान है और दूसरा जो है वह आपका गेवरा ओपन कास्ट खदान है और दोनों यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है, दोनों छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। 2023-24 में जो कुसमुंडा ओपन कास्ट कोयला खदान है इसके द्वारा 50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया था। गेवरा जो ओसी खदान के पश्चात इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली यह भारत की दूसरी खदान है और प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन जो भारत के कुल कोयला खदान का लगभग 10% है, इन्हीं दोनों के द्वारा उत्पादित किया जाता है, इन्हीं दोनों के द्वारा उत्पादित होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखिए पहले नंबर पे आपका कौन है, अमेरिका का ब्लैक थंडर माइन है। दूसरे नंबर पे आपका गेवरा ओसीआई जो खदान है, ओसी खदान यह भारत में। नॉर्थ एंटेलोप रोसन माइन अमेरिका का तीसरे नंबर पे है। कुसमुंडा जो खदान है भारत का, ये चौथे नंबर पे। देखिए वैश्विक स्तर पे गेवरा जो है आपका दूसरे नंबर पे है और कुसुमंडा जो है आपके चौथे नंबर पे है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो भारत में यह पहले नंबर पे है और यह जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन के दौरान किया गया था और इसकी जो थीम थी विकसित भारत की विरासत, यह इसकी थीम थी। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र जो वर्ल्ड
वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, इसको $1 मिलियन का अनुदान भी भारत सरकार द्वारा दिया गया था। और विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का जो विश्व धरोहर स्थल प्रबंधन फोरम है, इसका आयोजन भी इसी के साथ साथ किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान इस समिति द्वारा विश्व भर के कुल 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और जिसमें से 19 आपके सांस्कृतिक हैं, 4 स्थल प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित, इस कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। और अभी विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या जो है वो बढ़ करके 1223 हो गई है। कितने देशों में? 168 देशों में 1223 कुल स्थलों की संख्या हो गई है। और 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम भारत स्थित जो मोइदम्स अहोम राजवंश का टीला है, इस जहाँ पे जो एक दफन प्रणाली है, जहाँ पे जो वहाँ की उन लोगों के जो पूर्वज होते थे उनको जो दफनाया जाता था, इसको आधारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक, इसको उसमें शामिल किया गया है। और यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है, भारत का 43वां। ठीक है। और मोइदम के बारे में अगर हम कुछ देखें तो यह जो है सांस्कृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। मोइदम में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाने वाला असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है। ये भी याद रखिएगा कि किस श्रेणी में इसको शामिल किया गया, सांस्कृतिक श्रेणी में। और यह देखिए 16 नवंबर 1972 को इसको अंगीकृत किया गया था। विश्व धरोहर अभिसमय जो है, इसको जो अंगीकृत किया गया था 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत किया गया था। और भारत विश्व धरोहर अभिसमय का जो पक्षकार है, इसके द्वारा 1970 में इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया गया था। ठीक है, तो 1977 से भारत इसका एक पक्षकार सदस्य के रूप में शामिल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसके लोगों की अगर हम बात करें, इसका जो टैगलाइन है सह न यस, इसकी टैगलाइन है। और यह टैगलाइन संस्कृत में है, जिसका मतलब होता है हमारा गौरव बढ़े। और यह टैगलाइन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो तैत्तिरीयोपनिषद है, इससे लिया गया है। यह जो टैगलाइन है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। मोइदम के बारे में अगर हम देखें तो मोइदम जो है असम के चराईदेव जिले में स्थित है। और असम के पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में टीलेनुमा संरचना में यहाँ दफनाए गए जो एक व्यवस्था, मतलब एक समूह है, ताइहोम राजवंश द्वारा इसका स्थापना किया गया था। जो असम में स्थित है, ताइहोम राजवंश द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चराईदेव के मोइदम्स की जो तुलना है चीन के शाही मकबरे और मिस्र के फैरो पिरामिड से की जाती है। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चीन का जो शाही मकबरा है और मिस्र का जो फैरो पिरामिड है, इससे तुलना किससे की जाती है? चराईदेव का जो मोइदम है, इसकी तुलना की जाती है। ठीक। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है इटली का है। इटली के 60 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। चीन के 59 हैं, जर्मनी के 54, फ्रांस के 53, स्पेन के 50 और भारत के 43 हैं। और इस मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 6ठे नंबर पे है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में 6ठे नंबर पे है। और भारत, एक बार देख लीजिए कि भारत के कौन कौन से स्थल वैश्विक या विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हैं। तो यह जो सांस्कृतिक स्थल के रूप में, देखिए उत्तर प्रदेश के जो स्थल इसमें शामिल हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैं एक बार जो है आप लोगों को रिवीजन के पर्पज़ से ही देख लिए, इसको वो कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि करंट के साथ साथ ये जीएस का भी एक बहुत अच्छा सेक्शन है। ठीक है, आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ताजमहल, इन सभी को सबसे पहले 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें आगरा का किला उत्तर प्रदेश, अजंता महाराष्ट्र, एलोरा महाराष्ट्र और ताजमहल आपका उत्तर प्रदेश में है। महाबलीपुरम का जो स्मारक है जो तमिलनाडु में है, इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में, गोवा के चर्च एवं जो कॉन्वेंट है इसको 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश का 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हम्पी में स्मारकों का जो समूह है जो कर्नाटक में 1986 में, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश 1986, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र 1987 और महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 में, पदक्कल का स्मारक कर्नाटक 1987 में, सांची बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश इसे 1989 में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 में, कुतुब मीनार और उसका मकबरा 1993 दिल्ली में, भारत की जो पर्वतीय रेल है जो दार्जिलिंग पश्चिम जो नीलगिरी तमिलनाडु, कालका शिमला हिमाचल प्रदेश से होकर के जाती है, इसे 1999 में, बोधगया महाबोधि मंदिर जो है बिहार में 2002, भीमबेटका रॉक मध्य प्रदेश 2003, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक स्थल गुजरात 2004, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसे पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया है, इसे 2004 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। उसके साथ साथ अगर और देखें हम तो लाल किला को 2007 में, जंतर मंतर जयपुर का 2010 में, राजस्थान का पहाड़ी किला इसे 2013 में,
रानी की वाव इसे 2014 में, जो कि गुजरात में है। नालंदा बिहार, जो नालंदा महाविद्यालय, इसे 2006 में। इसे हाईलाइट क्यों किया गया है? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि नालंदा जो महाविद्यालय है इसको 2016 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। और ली कार्बूजिए वास्तुशिल्प, जो आधुनिक आंदोलन और उत्कृष्ट योगदानकर्ता के रूप में, इसको चंडीगढ़ में है 2016 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में। मुंबई का विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको को 2018 में। जयपुर शहर 19 में। धौलावीरा जो हड़प्पा कालीन शहर है गुजरात 2021 में। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल 2023 में। होयसला के मंदिर समूह कर्नाटक 2023 में। और मोइदम अहोम राजवंश का जो टीला है इसे 2024 में, जो कि असम में है, इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, और प्राकृतिक स्थल के रूप में अगर हम देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम 1985, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 1987। ठीक, और इसके साथ साथ नंदा देवी जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड 1988, पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु में फैला हुआ है और 2022 में इसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र पूरा आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसे 2014 में। और मिश्रित स्थल के अंतर्गत केवल एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में, इस जिसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तो यह 43 जो आपके विश्व धरोहर स्थल हैं इसको हमने देख लिया। और नाउरू की अगर हम बात करें, या विश्व धरोहर अभिसमय का हाल ही में 196वां पक्षकार देश बन गया। ठीक है, कौन? नाउरू, ये भी याद रखिएगा। और विश्व धरोहर अभिसमय विश्व के सर्वाधिक अनुसमर्थन अभिसमयों में से एक बन गया है, जिसके मतलब सबसे अधिक देशों द्वारा जो अनुसमर्थन किया गया है वह एक वैश्विक संस्था के रूप में यह बन गया है। ठीक है, सबसे अधिक अनुसमर्थन किया जाने वाला। परियोजना क्या है? परियोजना जो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया या भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इसका कार्यान्वयन लाल किला अकादमी जो ललित कला अकादमी है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा संयुक्त रूप से इसका परिचालन किया जाता है। कार्यान्वयन क्या होता है? विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस परियोजना का प्रारंभ किया गया था और इस परियोजना के तहत एक ही मंच पर विभिन्न कला रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन से शामिल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, फड़ चित्रकला, यह कहाँ का है? राजस्थान का। अगर देखिए करंट के रूप में ना पूछे तो भी जो आपके नृत्य हो गए, चित्रकला शैली हो गया, या पूछ लेता है मिलान करने के लिए कि कौन किस राज्य से संबंधित है, तो उस हिसाब से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थंगटा पेंटिंग ये आपका सिक्किम और लद्दाख का है। मिनिएचर पेंटिंग कहाँ का है? मिनिएचर पेंटिंग जो है आपके हिमाचल प्रदेश का है। गोंड आर्ट है मध्य प्रदेश का। तंजौर पेंटिंग है तमिलनाडु का। कलमकारी आंध्र प्रदेश का। अल्पना कला है पश्चिम बंगाल का। चेरियल है चित्रकला तेलंगाना का। छपवाई पेंटिंग या पिछवाई पेंटिंग है आपके राजस्थान का। लौजिया सौरा यह उड़ीसा का है। पटचित्र कला है पश्चिम बंगाल का। बनी ठाणी जो है आपकी पेंटिंग यह राजस्थान की है। वारली चित्रकला महाराष्ट्र का है। पिथौरा आर्ट है गुजरात का। एपड़ है उत्तराखंड का। केरल का भित्ति चित्र भी इसके अंतर्गत शामिल है और अल्पना कला जो त्रिपुरा का है इसको भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मोनाको और वेनेजुएला को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया है। एफएटीएफ की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका स्थापना किया गया था और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इसका स्थापना हुआ था और 40 सदस्य इसके मेंबर हैं। 2 क्षेत्रीय संगठन भी है, एक यूरोपियन आयोग है और दूसरा जो खाड़ी सहयोग परिषद GCC, यह दोनों जो है इसके ये भी मेंबर हैं। उसके साथ साथ फरवरी 2023 को एफएटीएफ द्वारा फरवरी 2023 में रूस को इससे बाहर कर दिया गया था, मतलब इसकी सदस्यता, रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, फरवरी 2023 में, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 25 जून 2010 को भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 34वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। कब किया गया था भारत को? 2010 में। ठीक, और अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया है 26-28 जून 2024 को एफएटीएफ की पूर्व बैठक सिंगापुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता टी राजा कुमार ने की थी और इसमें मोनाको और वेनेजुएला को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया है। जमैका तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। 21-23 फरवरी को जो इसकी बैठक हुई थी उस समय एफएटीएफ की पूर्व बैठक के दौरान केन्या और नामीबिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया था और संयुक्त अरब अमीरात जो है इसको ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया था। बारबाडोस, जिब्राल्टर, युगांडा को भी ग्रे सूची से बाहर किया गया था यूएई के साथ साथ। ठीक है, और एफएटीएफ की ब्लैक सूची में अब तक जो केवल 3 देश ऐसे हैं जिनको एफएटीएफ की ब्लैक सूची में रखा गया है। इसमें से एक उत्तर कोरिया आपका है, दूसरा ईरान है और तीसरा म्यांमार है, जिनको ब्लैक सूची में रखा गया है। ठीक है, जिनको ब्लैक सूची में रखा गया है। ठीक,
ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024, 27 जून 2024 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 जारी किया गया। 173 शहरों को 5 श्रेणियों में स्थान दिया गया है, जिसके लिए 30 संकेतक का उपयोग किया गया, इंडिकेटर्स का। और यह जो 5 संकेतक हैं, स्थिरता स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य देखभाल हेल्थ केयर, संस्कृति और पर्यावरण कल्चर एंड इन्वायरमेंट, और शिक्षा एजुकेशन, और पाँचवा है बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 5 श्रेणियों में इनको रैंक दी गई है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे आरामदायक शहर घोषित किया गया है। पश्चिमी यूरोप रहने के लिए सबसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है, ठीक है। और इसमें रहने के लिए सबसे महंगा शहर है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024 में सबसे महंगा शहर आपका वियना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे स्थान पे है। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख तीसरे नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न चौथे। कनाडा का जो कैलगरी है यह 5वें नंबर पे है। और स्विट्जरलैंड का जिनेवा 5वें नंबर पे है, ठीक है। रहने के लिए सबसे महंगे शहरों की श्रेणी में। और सबसे सस्ता शहर कौन सा है जहाँ पे रहने के लिए, तो वो आपका सीरिया का दमिश्क शहर है। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, विश्व के 120 देशों की ऊर्जा प्रणालियों के निम्न 3 आयामों पर, 3 जो डायमेंशंस हैं, इनके प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। और यह जो प्रदर्शन है समानता इक्वालिटी, स्वच्छ ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास तक सबकी वहनीय पहुंच के लिए। उसके साथ साथ पर्यावरण स्थिरता एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी, इन 3 आयामों पर रैंकिंग दी गई है, ठीक है। यह 3 आयाम याद रखिएगा। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। किस संस्था द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित होता है, जो भी रिपोर्ट, वह जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ में आपका सीधे सीधे जो है जो सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं किस संस्था द्वारा प्रकाशित होता है, उसे से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। और यह जो सूचकांक है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। यह इसका 14वां संस्करण है। और यह जो रिपोर्ट है इसको एक्सचेंजर के सहयोग से विकसित किया गया, ठीक है। एक्सचेंजर के सहयोग से इसका विकास किया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो स्वीडन पहले नंबर पे है। इस रिपोर्ट में स्वीडन पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे, फिनलैंड तीसरे नंबर पे, और स्विट्जरलैंड चौथे, फ्रांस 5वें नंबर पे है। और 2024 में भारत की जो रैंकिंग है 120 देशों में भारत 63वें नंबर पे है। 120 देशों में भारत 63वें नंबर पे है। और वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के रूप में भी उभर करके सामने आया है, ठीक है। भारत जो है पूरे वैश्विक स्तर पे चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार भी है। 2005 से लेकर भारत द्वारा जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, COP26 का जो आयोजन किया गया था, जो ग्लासगो में 2021 में COP26 का जो आयोजन किया गया था, उसमें भारत द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और वो लक्ष्य कौन कौन से हैं, जैसे कि 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करना, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% विद्युत ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का, यह 3 लक्ष्य जो है भारत द्वारा निर्धारित किए गए थे COP26 जो हुआ था ग्लासगो में, वहाँ पे, ठीक है। तो ये लक्ष्य भी याद रखिएगा। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2024, यह जो है इसमें 67 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया था और इन्हें जो है रैंक दिया गया है, जिसमें सिंगापुर पहले नंबर पे है, स्विट्जरलैंड आपका दूसरे नंबर पे है, डेनमार्क तीसरे नंबर पे है, और सबसे अंतिम स्थान पे है वेनेजुएला 67वें नंबर पे, 66वें नंबर पे अर्जेंटीना, और घाना आपका 65वें नंबर पे है। भारत पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार करते हुए यह 39वें नंबर पे, पिछले वर्ष जो है इसमें भारत 40वें नंबर पे था, ठीक है, 2023 में, और इस वर्ष भारत 39वें नंबर पे है। और एशिया प्रशांत के जो कुल 14 देश हैं उसमें भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। सतत विकास रिपोर्ट 2024, 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। SDG और भविष्य का UN शिखर सम्मेलन, यह जो है इस शीर्षक से इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। और इस वर्ष की जो रिपोर्ट है इसमें संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद के लिए समर्थन पर देशों का एक नया सूचकांक शामिल किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों को कवर करता है। संयुक्त राष्ट्र आधारित जो बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में बारबाडोस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर आधारित बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के संदर्भ में बारबाडोस पहले नंबर, मतलब बहुपक्षवाद का सबसे अधिक जो समर्थन करने वाला देश है उस मामले में बारबाडोस पहले नंबर पे है, ठीक, बारबाडोस पहले नंबर पे है। गिनी बिसाऊ को इस सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस सूचकांक में गिनी बिसाऊ को पहली बार शामिल किया गया है।
और उसके साथ साथ जो है इसमें फिनलैंड आपका पहले नंबर पे है, स्वीडन दूसरे नंबर पे, डेनमार्क तीसरे, जर्मनी चौथे और फ्रांस जो है 5वें नंबर पे है। इस सूचकांक में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिणी सूडान के समग्र स्कोर के साथ यह अंतिम स्थान पे है, 167वें नंबर पे दक्षिणी सूडान जो है यह इस सूचकांक में अंतिम नंबर पे है। और एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत को 167 देशों में 109वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी सूचकांक 2024 में भारत 167 देशों में 109वें स्थान पे है, ठीक है, जिसमें भारत का समग्र स्कोर 64 है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 17 जून 2024 को अमेरिकी कंपनी मर्सर द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया है, जिसमें टोटल 226 शहरों को शामिल किया गया है। 5 महाद्वीपों के 226 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। और इस सूचकांक का जो आधार है, मतलब जिस शहर के बेस पे तुलना की जाती है, न्यूयॉर्क जो शहर है इसको आधार शहर मतलब बेस शहर के रूप में इसे इंडिकेट किया गया। मतलब इसी न्यूयॉर्क के आधार पर जो अन्य शहर की रैंकिंग है या जो तुलना है वो की जाएगी, ठीक है। तो न्यूयॉर्क जो है आपका आधार शहर है। हांगकांग की अगर हम बात करें तो यह विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। और विश्व में 2 सबसे सस्ते शहर जो है वो अबूजा 226वें नंबर पे है और लगोसा यह 225वें नंबर पे। और ये दोनों शहर नाइजीरिया के हैं, दोनों शहर जो है नाइजीरिया में है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई 136वें नंबर पे है और यह भारत का सबसे महंगा शहर इसे घोषित किया गया है। वैश्विक स्तर पे मुंबई 136वें नंबर पे है, जो भारत का सबसे महंगा शहर है रहने के लिए। और भारतीय शहरों की अगर रैंक देखें हम तो मुंबई 136वें नंबर पे 2023 में यह 147वें नंबर पे था। दिल्ली 165वें नंबर पे है और इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है, 2023 में यह 69वें नंबर पे था। चेन्नई इसका रैंक में गिरावट आया है, 189वें नंबर पे है, पिछले वर्ष यह 184वें नंबर पे था। बेंगलुरु यह 195वें नंबर पे है, पिछले वर्ष यह 189वें स्थान पे था, ठीक है। तो यह 4 शहर जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। बाकी हैदराबाद, पुणे और कोलकाता भी हैं, ठीक है। हैदराबाद यह जो है आपका 202वें नंबर पे है, मतलब इसका स्कोर सेम है दोनों वर्ष में। पुणे इस वर्ष 205वें नंबर पे है, कोलकाता 207वें नंबर पे है। वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 जो वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी किया 2023, यह 30 नवंबर 2023 को EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी किया गया था। और इसमें जो है सिंगापुर, देखिए वो वाला जो जारी किया वो अलग है, यह अलग है, ठीक है। इसमें सिंगापुर और ज्यूरिख इन दोनों को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया था संयुक्त रूप से। और इसमें दमिश्क, सीरिया का जो दमिश्क शहर है इसे सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया था। और इसमें शीर्ष 10 सस्ते शहरों में से 2 शहर भारतीय थे। चेन्नई 163वें नंबर पे था और अहमदाबाद 166वें नंबर पे था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 12 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी किया गया। यह इसका 18वां संस्करण था। 146 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें रैंकिंग दी गई है और वैश्विक स्तर पर 68.5% लैंगिक अंतराल जो है समाप्त हो चुका है। वैश्विक स्तर पे जो लैंगिक असमानता है वह 68.5% लैंगिक असमानता समाप्त हो चुकी है। पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में लगभग अभी जो है इसके बाद कम से कम 134 वर्ष लगेगा पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में। और यह जो कब तक का प्राप्त होगा विश्व में, अगर इसे हम देखा जाए पूरे विश्व से लैंगिक असमानता को समाप्त करने में लगभग वर्ष 2158 तक पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त किया जाएगा, ऐसा एक अनुमान लगाया गया, ठीक। वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है यह वर्तमान में 42% है, यह जान के यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। वैश्विक स्तर पे कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% है। और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड को विश्व का सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश घोषित किया गया है। आइसलैंड में सबसे अधिक लैंगिक समानता है। और इसी के साथ जो है आइसलैंड इसमें पहले नंबर पे है, फिनलैंड दूसरे, नॉर्वे तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और स्वीडन 5वें नंबर पे है। अंतिम 3 स्थानों पे जो देश हैं, सूडान इसमें सबसे अंतिम पायदान पे 146वें, उसके बाद 145वें नंबर पे पाकिस्तान और फिर चाड है, ठीक। भारत की अगर रैंकिंग देखें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 2024 में भारत 129वें नंबर पे है, 129वें नंबर पे है। 2023 में यह 127वें नंबर पे था, मतलब इसकी रैंक में 2 अंकों का गिरावट आया है, ठीक है, 2 अंकों का गिरावट आया है। और भारत को जो रैंकिंग दी गई है, भारत की जो स्थिति है, जैसे अगर आर्थिक भागीदारी के अवसर में समानता की बात करें तो इस मामले में भारत 142वें नंबर पे है। शिक्षा प्राप्ति में समानता के मामले में भारत 112वें नंबर पे है। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता समानता के मामले में भारत 142वें और राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत 65वें नंबर पे है, ठीक है। मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में इन सभी की तुलना में स्थिति थोड़ी बेहतर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व के एक अग्रणी विचारवंत जो थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
11 जून 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा 2024 का सूचकांक जारी किया गया। यह इसका 18वां संस्करण था और इसमें विश्व के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वैश्विक जो शांति सूचकांक है इसमें रूस और यूरेशियाई के अतिरिक्त विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों में शांति के स्तर में गिरावट आई है। ठीक, मतलब ये कमाल का है। रूस में युद्ध चल रहा है लेकिन रूस और यूरेशिया में शांति स्तर जो है वो सही है। इसको छोड़ करके अन्य क्षेत्र में शांति के स्तर में गिरावट आया है। देख रहे हैं। जीपीआई 2024 के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका यह सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है। मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका जो है यह सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, मतलब क्षेत्र है। ठीक, एशिया प्रशांत विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है। आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। यमन विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड इसमें पहले नंबर पे है, आयरलैंड दूसरे, ऑस्ट्रिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और सिंगापुर 5वें नंबर पे है। अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत इसमें 116वें नंबर पे है। भारत 116वें नंबर पे है और भारत वर्तमान में पूर्व की तुलना में सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक शांतिपूर्ण स्थिति में है। मतलब पहले की तुलना में भारत में जो शांति की स्थिति है वो बेहतर है। और इस मामले में भूटान दक्षिण एशिया सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश के रूप में है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। दक्षिण एशिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश अफगानिस्तान है। सुरक्षा परिषद के नए जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ है 6 जून 2024 को सुरक्षा परिषद का 18वां सत्र का आयोजन किया गया था और इसी समय जो इसके अस्थायी सदस्य हैं इनका चुनाव भी हुआ था। इसी दौरान जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ था और इस 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ था 6 जून 2024 को। और कौन कौन है? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। इनको 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता दी गई है, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है, मतलब 2 वर्षों के अंतराल पर इस रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का। और इसमें विश्व के 180 देशों को रैंकिंग दी गई है। 4 जून 2024 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश लगातार शीर्ष रैंक पर पहुँच गए हैं। एस्टोनिया इस मामले में पहले नंबर पर है। एस्टोनिया जो है इसमें पहले नंबर पर है और एस्टोनिया पहले नंबर पे है, लग्जमबर्ग दूसरे, जर्मनी तीसरे नंबर पे है। ठीक है। और सबसे अंतिम स्थान पे अगर हम देखें तो वियतनाम अंतिम स्थान पे है 180वें नंबर पे। 179 नंबर पे पाकिस्तान है। लाओस की रैंकिंग है 178। भारत जो है 176वें नंबर पे है। भारत 176वें नंबर पे। ठीक, 2024 में 180 देशों में भारत 176वें नंबर पे है और 2022 में भारत इसमें अंतिम स्थान पे था 180वें स्थान पे। और इस रिपोर्ट का यह जो सूचकांक आया था उसका भारत सरकार द्वारा विरोध किया गया था और इसको जो है खारिज कर दिया गया था कि यह रिपोर्ट जो है पक्षपातपूर्ण है और भारत के जो सही डाटा है या भारत की जो सही उपयोगिता है या जो कदम उठाए गए हैं उस सकारात्मक जो इसके कदमों का इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदर्शन के लेकर के पर्यावरण को जो क्षति हो रही है उसमें सुधार को लेकर के भारत द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं, चाहे वो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे सौर ऊर्जा के मामले में हो। ठीक है, सोलर पैनल के मामले में, तो इन सभी क्षेत्रों में कदम उठाए गए हैं। और 2022 में जब इसको 180 देशों में 180वां स्थान प्राप्त हुआ तो भारत द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है, इस वर्ष 176वें नंबर पे है। ठीक है, और भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक है। ठीक है, पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे है अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 4 जून 2024 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई और अब तक का यह सबसे बड़ा संस्करण है। यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें टोटल 1503 संस्थानों को रैंकिंग दी गई है और सबसे अधिक जो इसमें संस्थान है वो अमेरिका के है, टोटल 196। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है जिसके 90 संस्थान शामिल है। चीन तीसरे नंबर पे, इसके 71 संस्थान शामिल हैं। और अमेरिका का जो मैसाचुसेट MIT संस्थान है, MIT मैसाचुसेट प्रौद्योगिकी संस्थान यह पहले नंबर पे है। इंपीरियल कॉलेज लंदन यह दूसरे नंबर पे। ऑक्सफोर्ड UK यह तीसरे नंबर पे है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के 46 जो संस्थान हैं उनको इसमें जगह दिया गया है। IIT बॉम्बे मुंबई को इस रैंकिंग में समग्र स्कोर में 118वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत में इसकी रैंकिंग पहली है। ठीक, IIT बॉम्बे 118वें नंबर पे है। IIT दिल्ली 150वें नंबर पे। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यह 211वें नंबर पे है। IIT खड़गपुर है 222वें नंबर पे। IIT मद्रास 227वें नंबर पे। और पिछले वर्ष की तुलना में इन सभी की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया था। यह इसका
दूसरा संस्करण था। ठीक है, तो ये लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नवीन सूचकांक है। ठीक है, यह इसका दूसरा संस्करण था। इसका पहला संस्करण जो जारी हुआ था यह 2021 में जारी हुआ था और यह एक द्विवार्षिक संस्करण, ठीक है, 2 वर्ष के अंतराल पर जारी होता है। तो पहला जारी हुआ था 2021 में, दूसरा जो है इस वर्ष जारी हुआ है और इसमें टोटल 119 अर्थव्यवस्थाओं को इंक्लूड किया गया है। 2021 में केप वर्डे, चाड, हांगकांग और लेसोथो, यमन, इसको जो है इस सूचकांक में शामिल किया गया था। हांगकांग हो गया, कांगो हो गया, इनको जो है 2021 में पहली बार शामिल किया गया था और 2024 में इन्हें जो है शामिल नहीं किया गया। याद रखिएगा, 2021 में इनको रैंकिंग दी गई थी लेकिन 2024 में इनको शामिल नहीं किया गया है। अल्जीरिया, बारबाडोस, ईरान, जमैका, ओमान, उज्बेकिस्तान, जिम्बाब्वे, इन्हें जो है 2024 के सूचकांक में पहली बार शामिल किया गया है। ठीक, यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित जो है वह उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था शीर्ष पर बनी हुई है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो अमेरिका पहले नंबर पे है, स्पेन दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे, फ्रांस चौथे और ऑस्ट्रेलिया जो है या 5वें नंबर। पहले नंबर पे अमेरिका है, पहले नंबर पे आपका अमेरिका है और सबसे न्यूनतम स्थान या सबसे निचले पायदान पे कौन है? माली जो है एकदम आपके निचले पायदान पे है 119वें, सियरा लियोन 118, कैमरून 117। यूरोप यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है। एशिया प्रशांत क्षेत्र दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र है और सबसे अधिक जो सुधार देखा गया है, दर्ज किया गया है, वह उप सहारा वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक सुधार दर्ज किया गया है। भारत को इसमें 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में 39वें नंबर पर है। दक्षिण एशिया में यात्रा एवं पर्यटन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत जो है सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभर करके सामने आया है और 2024 में निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत शीर्ष पर है। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत पहले नंबर पे है। ठीक, 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है क्षेत्रीय रजिस्ट्री में, जो आपका MOW मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है। यूनेस्को द्वारा 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक, इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 43 देशों को शामिल किया गया है और उसके साथ साथ 6 से लेकर के 10 मई 2024 के बीच जो 10वां MOWCAP आम बैठक का आयोजन किया गया था, यह उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन हुआ था और कुल इसमें 20 नई कृतियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 3 कृति भारत के हैं। कौन कौन? भारतीय साहित्य की 3 महत्वपूर्ण कृतियों को इसमें शामिल किया गया है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और श्री हृदय लोक लोचन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इन ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके साथ साथ जिन 3 को शामिल किया गया है उसके बारे में, जो 3 कृतियों को शामिल किया गया उनके बारे में हम थोड़ा देख लें। तो रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, अवधी भाषा में की गई थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की गई थी, इसी के आधार पर रामचरितमानस का रचना हुआ है। ठीक है, और रामचरितमानस की जो रचना है इसका प्रारंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन अर्थात मंगलवार के दिन इसकी जो रचना है वो प्रारंभ की गई थी। और राम जो आपके गोस्वामी तुलसीदास हैं यह अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा आपका पंचतंत्र है। इसकी रचना पंडित विष्णु शर्मा द्वारा की गई थी और यह 15वीं शताब्दी की एक पांडुलिपि है। पंचतंत्र काव्य और यह जो है काव्य और गद्य में पशु दंत कथाओं का एक संकलन है। इसे 5 भागों में इसका संकलन किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा है आपका हृदय लोचन। इसकी जो रचना है आचार्य आनंद वर्धन द्वारा की गई थी। हृदय लोक लोचन की रचना आचार्य आनंद वर्धन द्वारा की गई थी और इसे हृदय लोक लोचन की पांडुलिपि भारतीय काव्यशास्त्र का मौलिक पाठ के नाम से इसमें शामिल किया गया है। 9वीं 10वीं शताब्दी की इस पुस्तक में काव्य, नाट्यशास्त्र, नाट्य अंतर्दृष्टि से संबंधित पाठों की चर्चाओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के 3 जो कृतियाँ हैं इसमें शामिल की गई हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, 3 मई 2024 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 22वां संस्करण जारी किया गया और इसका जो थीम था, ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरणीय संकट के सामने पत्रकारिता, यह इसकी थीम थी। ठीक, इस थीम पर जो है इसका प्रकाशन किया गया था। और प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति जो है वह मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र का है। एशिया प्रशांत क्षेत्र पत्रकारिता करने के संदर्भ में दूसरा सबसे कठिन या कह सकते हैं कि सबसे खराब क्षेत्र है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र। इसमें जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में या कह सकते हैं विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पे नॉर्वे है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे, स्वीडन तीसरे, नीदरलैंड चौथे और फिनलैंड आपका 5वें नंबर पे है।
भारत की रैंकिंग अगर हम देखें तो भारत जो है 159वें स्थान पे है। भारत इस सूचकांक में 159वें स्थान पे है। 2023 में भारत की रैंकिंग 161वें थी। तो इस प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो भारत की रैंकिंग में 2 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक, 2 अंकों का सुधार हुआ है। और इसमें जो रैंकिंग दी गई है भारत को, 5 संकेतकों के आधार पर भारत को जो रैंकिंग दी गई है, राजनीतिक जो पत्रकारिता है उस मामले में भारत 159वें नंबर पे है। आर्थिक पत्रकारिता 157, विविध पत्रकारिता 143, सामाजिक सांस्कृतिक 156 और सुरक्षा के क्षेत्र में 162। ठीक, यह जो है इसकी रैंक है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई थी। एशिया महाद्वीप के 31 देशों क्षेत्रों के 739 विश्वविद्यालयों को इसमें रैंक दिया गया था। और जापान के सबसे अधिक 119 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। दूसरे नंबर पर आपका भारत है, जिसका 91 विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक, 2023 की रैंकिंग में भारत के कुल 75 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया था। इस वर्ष इसकी संख्या बढ़कर के 91 हो गई है। ठीक है, और नवीनतम रैंकिंग की अगर हम बात करें तो शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में चीन के मुख्य भूमि के सबसे अधिक विश्वविद्यालय 5 विश्वविद्यालय हैं। और वो कौन कौन से हैं? सिंहुआ विश्वविद्यालय, पेकिंग विश्वविद्यालय पहले और दूसरे नंबर पे है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यह तीसरे नंबर पे है। 2024 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का मात्र एक विश्वविद्यालय शामिल है, और वो है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, जिसे 100वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसे 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, एक सेकंड, ये 32वें नंबर पे है। अन्ना विश्वविद्यालय को 119वां स्थान प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कुट्टम केरल में है, इसे 134वां स्थान प्राप्त हुआ है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024, 20 मार्च 2024 को विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इसमें टोटल 143 देशों को रैंकिंग दी गई है। 2024 में फिनलैंड को लगातार 7वीं बार विश्व का सबसे प्रसन्न देश घोषित किया गया है, और अफगानिस्तान को सबसे कम प्रसन्न देश, या कह सकते हैं कि सबसे वर्ल्ड्स का सब मोस्ट अनहैप्पी नेशन जो है, यह अफगानिस्तान को घोषित किया गया है, सबसे दुखी देश। ठीक, और बच्चों और 30 वर्ष, एक सेकेंड, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में लिथुआनिया सबसे प्रसन्न है। बच्चों और 30 वर्ष तक जो युवा हैं उस मामले में लिथुआनिया सबसे प्रसन्न है। 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सूची में सबसे प्रसन्न कहाँ के लोग हैं? डेनमार्क के हैं, जहाँ 60% से अधिक 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं सबसे अधिक डेनमार्क में खुश हैं। और इस ओवरऑल रैंकिंग में फिनलैंड पहले नंबर पे है, डेनमार्क दूसरे नंबर पे है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में भारत समग्र रैंकिंग जो इसकी 126वीं है। पिछले वर्ष भी भारत 126वें नंबर पे था, तो इसकी रैंकिंग में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। और 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की प्रसन्नता रैंकिंग में भारत 127वें नंबर पे है। तो देख सकते हैं कि भारत के युवा कितने दुखी हैं। और 60 वर्ष से और उससे ऊपर के वृद्धों की प्रसन्नता की रैंकिंग में भारत 121वें नंबर पे है। ठीक है, तो किसी भी मामले में इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। ठीक, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन यह 19 से 20 मार्च 2024 को लंदन यूके में आयोजित किया गया था। और प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन जो है वह मार्च 2017 में मियामी अमेरिका में आयोजित किया गया था। पहला आपका जापान में हुआ, मियामी अमेरिका में हुआ था। और 2024 वाला जो हुआ है यह कहाँ पे हुआ है? यूके, आपका ब्रिटेन, लंदन में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2023 2019-23 की अवधि में विश्व के जो शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश हैं उसमें अमेरिका पहले नंबर पे है। पूरे विश्व में जो हथियार निर्यात किए जाते हैं उसका 42% केवल अमेरिका निर्यात करता है। फ्रांस दूसरे नंबर पे 11% के साथ, रूस भी 11% के साथ तीसरे नंबर पे, चीन 5.8% के साथ चौथे नंबर पे, और जर्मनी जो है 5वें नंबर पे है। और कुल 75% निर्यात हेतु यह उत्तरदायी है। ये जो 5 देश हैं, टोटल विश्व में जो हथियारों का निर्यात किया जाता है उसका 75% यह 5 देश ही केवल मिल करके करते हैं। और शीर्ष जो 5 आयातक हैं हथियारों के, उसमें आपका भारत पहले नंबर पे है 9.8% के साथ, सऊदी अरेबिया दूसरे, कतर तीसरे, यूक्रेन चौथे, और पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पे है। और कुल शस्त्र आयात में विश्व में जितना शस्त्र आयात किया जाता है उसका 35% आयात केवल यही 5 देश करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम 2024 से लेकर के 18 और 19 से 23 के मध्य भारत का जो शस्त्र आयात है इसमें 4.7% की वृद्धि देखी गई है, 4.7% की। और भारत का जो हथियार है, सबसे अधिक भारत जो हथियारों का आयात करता है रूस से करता है लगभग 36%, दूसरे नंबर पे फ्रांस है 33%, और तीसरे नंबर पे अमेरिका है जिससे भारत हथियारों का आयात करता है। तो ये भी याद रखिएगा। अंकोर वाट विश्व का 8वां अजूबा इसे घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा 1992 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे धार्मिक जो संरचना होने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया था 1992 में। ठीक, और इटली के प्रसिद्ध पर्यटन शहर जो पोम्पेई है इसको पीछे छोड़ करके अंकोर वाट विश्व के 8वें अजूबे का खिताब जीत लिया है। किसको पीछे छोड़ा था? इटली का पोम्पेई को।
और इसमें देखिए विश्व के जो 7 नए अजूबे हैं, पुर्तगाल के लिस्बन शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2007 में विश्व के 7 नए अजूबों की आधिकारिक घोषणा की गई थी। यह जो आपके ताजमहल या फिर से इटली का कोलिजियम, ये सभी क्या है, ये सभी जो नवीन जो आपके 10 जो 7 अजूबे हैं उसके अंतर्गत आते हैं। बाकी उसके पहले 7 अजूबे थे जो वर्तमान समय में नष्ट हो चुके हैं। और यह जो घोषणा की गई थी 2007 में किया गया था, जिसमें आपका भारत का ताजमहल है, कोलेजियम इटली का कोलेजियम है, इटली का कोलेजियम है, उसके साथ पेरू का माचू पिच्चू है, पेरू का माचू पिच्चू, जॉर्डन का पेट्रा, चीन का जो महान दीवार है, और ब्राज़ील का द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रिडीमर है, मैक्सिको का चिचेन इत्जा, यह मैक्सिको का है, ठीक है, जिसे जो 7 अजूबे हैं 2007 में घोषित किया गया था, ठीक है। और जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबे हैं उसमें से केवल एक है, गीजा का जो पिरामिड है यही शेष बचा है, बाकी सभी जो है क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। और यह जो स्थल थे वो कौन थे, गीजा का महान पिरामिड जो कि मिस्र में है, और रोड्स ए कोलोसस जो कि ग्रीस में है, अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ मिस्र, बाउसोलस का मकबरा तुर्की है, और टेमिस का मंदिर टर्की और ओलंपिया में ज्यूस की मूर्ति ग्रीस, बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन इराक। यह जो है प्राचीन जो आपके 7 आश्चर्य हैं, 7 अजूबे हैं, ठीक है, प्राचीन है, जिसमें से केवल एक ही वर्तमान समय में बचा है, वो है गीजा का पिरामिड। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है। 7 मार्च 2024 को स्वीडन को नाटो का 32वां मेंबर बना दिया गया है। स्वीडन को नाटो का 32वां मेंबर बना दिया गया है। बाउंडे घोषणा, यह देख लीजिए, बाउंडे घोषणा यह जो है वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार सभी वैश्विक मलेरिया मामलों के 94% और वैश्विक मलेरिया से संबंधित मौतों के 95% मामलों के लिए अफ्रीका जिम्मेदार है। मतलब मलेरिया के जो मामले हैं 94%, और मलेरिया से होने वाला जो मौत है उसके लिए उसका 95% केवल अफ्रीका महाद्वीप में ही घटित होता है। 6 मार्च 2024 को 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा बाउंडे घोषणा जारी किया गया, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और यह 11 देश जो है वो कौन कौन से हैं, बुर्किना फासो, कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। इनके द्वारा जो है बाउंडे घोषणा जारी किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा जो बाउंडे घोषणा है यह जारी किया गया था मलेरिया उन्मूलन के लिए। याद रखिएगा, मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, यह जो है इसकी थीम थी, और मलेरिया उन्मूलन के लिए इन 11 देशों द्वारा बाउंडे घोषणा जो है जारी किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024, 4 मार्च 2024 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया, और यह इसका 11वां संस्करण है। इसमें टोटल 163 देशों को सूचीबद्ध किया गया है, इनको रैंकिंग दी गई है। और 9 वर्षों से इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह घोषित किया गया, इस्लामिक स्टेट को। और विश्व के कुछ ऐसे भी देश हैं जो आतंकवाद से जीरो, मतलब वहाँ पे आतंकवाद के मामले हैं ही नहीं, ठीक है, आतंकवाद से जीरो इफेक्टिव हैं, मतलब बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। और उसमें कौन कौन है, भूटान है, चीन है, कुवैत है, ओमान, सिंगापुर, या ऐसे देश हैं जहाँ पे आतंकवाद के कोई भी मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। 71 देश को इसको शून्य स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया है। और आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित जो देश है उसमें बुर्किना फासो पहले नंबर पे है, इजराइल दूसरे नंबर पे है, और भारत इस सूचकांक में 14वें नंबर पे है। भारत जो है 14वां आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश है 2024 में, ठीक है, 14वां। पोखरा नेपाल की पर्यटन राजधानी, पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। देखिए, मार्च 2024 में नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। यह विभिन्न झीलों का एक समूह है, इसे विभिन्न झीलों का घर कहा जाता है। इसे फेवा झील, जिसमें झीलों की अगर हम बात करें तो फेवा झील है, बेगनौस झील है और रूपा झील है, ठीक है, इन तीनों झीलों द्वारा मिल करके इसका निर्माण किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसका जो प्रकाशन है वाशिंगटन DC अमेरिका स्थित विचारमंत थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। 26 फरवरी 2024 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया, यह इसका 30वां संस्करण है। इसमें 176 जो स्वायत्त देश हैं उनको शामिल किया गया है। 4 देश जिसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान, इनको जो है अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर के साथ सबसे अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र देशों की श्रेणी में रखा गया है। और 50 से लेकर के 59.9 जो इनको स्कोर मिला है, इनको जो है प्रायः गैर स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था के रूप में इनको रखा जाता है। और इसमें टोटल 62 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनको शामिल किया गया है, और इसी में भारत भी है। भारत हो गया, ब्राज़ील, रूस, इनको जो है गैर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में रखा गया है। और इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया गया है। 2024 में भारत की जो रैंकिंग है 2024 में आर्थिक रूप से स्वतंत्रता की सूचकांक
स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 126वीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, 22 फरवरी 2024 को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वैश्विक नवाचार नीति GIPC द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया और इसमें टोटल 55 देशों को शामिल किया गया है। अमेरिका पहले नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे, फ्रांस तीसरे नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें नंबर पर है, जबकि दक्षिण एशिया, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से अगर देखें तो एशिया में भारत 15वें नंबर पे है और ओवरऑल कैटेगरी में भारत 42वें नंबर पे है। कितने देशों में? 55 देशों में। ठीक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया। यह इसका 29वां संस्करण है। 180 देशों को इसमें रैंक दी गई है। 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्ट देश और 100 का अर्थ है सर्वाधिक ईमानदार देश। तो यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक बार जो है क्वेश्चन बन गया था कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 0 का मतलब, 0 का मतलब क्या है? बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं या बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार। तो 0 का मतलब जो है इसमें सबसे अधिक भ्रष्ट होता है और 100 का मतलब होता है सबसे अधिक ईमानदार। ठीक। इसमें डेनमार्क पहले नंबर पे, फिनलैंड दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पे और सबसे अधिक जो भ्रष्ट देश हैं उसमें सोमालिया अंतिम स्थान पे 180वें नंबर पे, वेनेजुएला 177वें नंबर पे है। और भारत की अगर हम बात करें, भारत जो है 39 अंकों के साथ 93वें नंबर पे है। ठीक है, 93वें नंबर पे है, जबकि 2022 में यह 50वें नंबर पे था। 2022 में भारत 50वें नंबर पे था, इस वर्ष यह 93वें नंबर पे है। और भारत के अतिरिक्त कजाकिस्तान, लेसोथो, मालदीव, इनको भी संयुक्त रूप से 93वें स्थान पर रखा गया है। गरबा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा 18वीं वार्षिक बैठक जो 5 से 8 दिसंबर 2023 कासाने बोत्सवाना में हुआ था, इसी समय जो है इसे घोषित किया गया था। इसमें 51 विरासतों को शामिल किया गया था, जिसमें से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक। और इसमें गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया। तो कौन सा स्थल है? 15वां है। इसके पहले 14 घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है। अगर गरबा की हम बात करें तो गरबा का शाब्दिक उत्पत्ति संस्कृत के गर्भद्वीप से हुई है और वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य भी है। 24 सदस्यीय समिति में भारत का जो चुनाव है 2022 से लेकर के 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसका चुनाव किया गया है। और भारत के जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं वो कौन कौन से हैं उसे एक बार देख लीजिए। रामलीला, जिसे 2008 में, रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चारण और कुटियट्टम, इन सभी को 2008 में शामिल किया गया था। रमन्न को 2009 में, मुडियट्टू केरल 2010 और कालबेलिया राजस्थान 2010, छऊ नृत्य आपका ओडिशा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र 2010, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण लद्दाख क्षेत्र 2012, संकीर्तन मणिपुर 2013, पंजाब का जड़ियाल गुरु जो पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं 2014, योग को 2016, नवरोज को 2016, कुंभ मेला 2017, कोलकाता दुर्गा पूजा 21 और गुजरात के गरबा को 2023 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यह सूचकांक 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है और ये 4 श्रेणियाँ हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसका वेटेज है 40%, नवीकरणीय ऊर्जा का वेटेज 20% है, ऊर्जा उपयोग का 20%, जलवायु नीति का 20%, इनका वेटेज भी याद रखिएगा। ठीक है। 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वाच द्वारा द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था और यह इसका 19वां संस्करण था। 2024 में शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देशों को जगह नहीं मिली है। ठीक है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी देश इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि उसे 1 से लेकर के 3 तक कोई रैंक मिले। और विश्व का सबसे बड़ा जो CO2 उत्सर्जक देश है वो चाइना है। दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा उत्सर्जक अमेरिका है और भारत इस मामले में तीसरे नंबर पे है। G20 सदस्य यथा भारत 7वां, जर्मनी 14वां और यूरोपीय संघ 16वां उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। और विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक का उत्सर्जन G20 देशों द्वारा किया जाता है। इसमें डेनमार्क आपका 4थे नंबर पे है, एस्टोनिया 5वें, फिलीपींस 6ठे और भारत आपका 7वें नंबर पे है। अपना भारत 6ठे नंबर पे है। अंतिम 3 स्थान पे जो है सऊदी अरेबिया 67वें, ईरान 66 और अमेरिका जो है 65वें नंबर पे है। ठीक है। और इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली जो 4 श्रेणियाँ हैं जो भारत का, जिसमें प्रदर्शन निम्नवत है। जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का प्रदर्शन 9 रहा है, भारत को नया रैंक मिली है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत 37वें नंबर पे है
ऊर्जा उपयोग के मामले में भारत 10वें नंबर पे और जलवायु नीति के मामले में भारत 10वें नंबर पे। ठीक है, इनके आधार पर जो है भारत को रैंकिंग दी गई है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023, 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित की गई है। अमेरिका गायिका जो गीत टेलर स्विफ्ट हैं, इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। द साइलेंस ब्रेकर्स नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। और इसके साथ साथ टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली पहली महिला है। सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन जो एआई के सीईओ हैं, और एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी फुटबॉलर, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर और एलेक्सी नेवेल्ली, इनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, 8 नवंबर 2023 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। और इस रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये इसका 16वां संस्करण था। 25 देशों को इसमें स्थान दिया गया था और इसमें सबसे अधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं, 148 विश्वविद्यालय भारत के हैं। पेकिंग जो विश्वविद्यालय चाइना का है यह पहले नंबर पे है, हांगकांग दूसरे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे नंबर पे है। और शीर्ष 100 में जो भारत के संस्थान शामिल है, शीर्ष 100 में, टॉप 100 में, उसमें आईआईटी बॉम्बे 40वें नंबर पे है, आईआईटी दिल्ली 46, आईआईटी मद्रास 53, आईआईटी बेंगलुरु कर्नाटक 58, आईआईटी खड़गपुर 58, आईआईटी कानपुर 63 नंबर पे है। ठीक, और भारत में 6ठे नंबर पे है। दिल्ली विश्वविद्यालय 94। ग्वालियर और कोझिकोड को यूसीसीएल में शामिल कर लिया गया है। 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को की रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें अब तक 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। और ये जो है 350 से अधिक हो चुकी है, जिसमें से 2 भारतीय शहर हैं, एक कोझिकोड और ग्वालियर है, और जिसमें से 2015 में जयपुर को शामिल किया गया था। ठीक है, शिल्प के क्षेत्र में, वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में, 2017 में चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, 19 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में, और 21 में श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में इसमें शामिल किया गया था। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल जो भारतीय शहर हैं, इनकी कुल संख्या 8 है। ग्वालियर मध्य प्रदेश, इसको जो है संगीत के शहर के रूप में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कोझिकोड केरल को यूनेस्को के साहित्य शहर के रूप में भी मान्यता मिल चुका है, कोझिकोड केरल को। इजराइल फिलिस्तीन विवाद, 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर हमला कर दिया गया। और हमास द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया था, इसको ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया था, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल जो है, इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने भी ऑपरेशन आयरन स्क्वाड के नाम से जो है एक अभियान चलाया था। भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन है, कि मतलब भारत इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन के अस्तित्व को भी मानता है। और भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। केंद्रीय विदेश मंत्री, देखिए ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि ऑपरेशन अजय किसने शुरू किया था। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन अजय को धोर्डो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया है। यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा जनरल असेंबली का जो 25वां सत्र हुआ था 16 से लेकर के 20 अक्टूबर 2023 के बीच, कहाँ पे हुआ था, समरकंद उज्बेकिस्तान में। वहाँ पे धोर्डो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया था 2023 के लिए। इसमें कुल 54 गाँवों को शामिल किया गया था और भारत का धोर्डो गाँव भी इसमें शामिल था, कच्छ जिले, जो कि कच्छ जिले में स्थित है। फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम जो पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई थी, वह धोर्डो में ही इसका आयोजन कराया गया था। और ENWTO द्वारा भारत के 2 गाँवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की सूची में शामिल किया जा चुका है। 2023 में धोर्डो को किया गया था, 2021 में पोचमपल्ली जो तेलंगाना का है, इसको शामिल किया गया था। पोचमपल्ली को जो यह उत्कृष्टता साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। पोचमपल्ली जो है, इसको भारत के सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक जारी किया है। इसका 15वां संस्करण था, जिसमें नीदरलैंड पहले नंबर पे है, आइसलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे। भारत इस सूचकांक में 45वें नंबर पे है। 2022 में भारत की रैंक 41वीं थी, मतलब इस वर्ष इसकी रैंकिंग में क्या हुआ है, गिरावट आया है 4 अंकों का। ठीक, नेक्स्ट देखिए वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 13 अक्टूबर को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ड हंगर हिल्स द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। यह इसका 18वां संस्करण था। खाद्य प्रणालियों को आकार देना, युवाओं की शक्ति, इस थीम के साथ इस रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था और इसमें टोटल 125 देशों को शामिल किया गया था और भूखमरी व मध्यम स्थिति के रूप में जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है। और वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भूखमरी
कि चरम भयावह स्थिति में नहीं है। कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ पर भूखमरी जो है अपने चरम बहुत ही भयानक स्थिति में हो, ऐसा कोई देश नहीं है। लेकिन 9 देश भूखमरी की भयानक स्थिति में हैं। चरम भयावह स्थिति में कोई नहीं है, लेकिन भयावह स्थिति में जो है 9 देश हैं, ठीक। और इसमें अगर हम देखें, मेडागास्कर में अल्प पोषण की दर सबसे अधिक है। मेडागास्कर में अल्प पोषण की दर सबसे अधिक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के मामले में भारत पहले नंबर पे है। और ठेगनापन के मामले में जो स्टंटिंग है, इस मामले में बुरुंडी पहले नंबर पे है। और बच्चों की मृत्यु के मामले में नाइजीर जो है पहले नंबर पे है। सबसे अधिक बच्चों की जो मृत्यु होती है वो नाइजर में होती है। और इसमें अगर अंतिम 3 देशों की हम बात करें तो अंतिम स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, 124वें नंबर पे मेडागास्कर, और यमन 123वें नंबर पे है। भारत की रैंकिंग वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पे है 2023 में। और इसमें जो भारत है, भारत को गंभीर स्थिति में रखा गया, भूखमरी की गंभीर स्थिति में, ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार 2023, देखिए वैसे नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा धीरे धीरे हो रही है और क्या कहते हैं, फिजिक्स और विज्ञान के क्षेत्र में मिल चुका है, तो हो सकता है कि यह आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है यह अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। यह कहाँ की, अमेरिका की है। और 2009 में एलिनोर स्ट्रोम को 2019 में एस्टर डुफ्लो को दिया गया था। तो यह जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है। पहली ऐसी महिला विजेता है जिन्होंने यह पुरस्कार अकेले जीता है। अब तक जो इसके पहले महिलाओं ने जो पुरस्कार जीता था वह संयुक्त रूप से किसी के साथ मिलकर के जीता था, ठीक है, लेकिन यह पहली महिला है जिन्होंने अकेले यह पुरस्कार जीता है। क्लाउडिया गोल्डिन यह अमेरिकी अर्थशास्त्री, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और श्रम बाजार में सुधार के लिए, महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार में सुधार के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, नरगिस मोहम्मदी को। और यह जो नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली विश्व की 19वीं और ईरान की दूसरी महिला हैं। 2003 में इससे पहले ईरान की सीरिन एबादी को जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फॉसो को दिया गया, ठीक। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 3 वैज्ञानिकों को, मैगी जी बॉवेडी अमेरिका के, लुइस ई ब्रूस अमेरिका, एलेक्सी आई एकिमोवा अमेरिका, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह जो पुरस्कार दिया गया था क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक। भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है यह भी 3 लोगों को दिया गया था। पियरे एगोस्टिन अमेरिका के हैं और फेरेक क्राउस जर्मनी के, एनी एल हुइलियर यह स्वीडन के हैं। और इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक जो है इसकी खोज के लिए पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है 2023 यह कैटोलिन कोरिको और डू विस्मैन को कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीके के विकास के लिए दिया गया था, ठीक है। टाइम वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024, 27 सितंबर 2023 को टाइम हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का 20वां संस्करण है। 108 देशों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे अधिक अमेरिका के 169 संस्थान शामिल हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके इसमें पहले नंबर पे है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके पहले नंबर पे है। और 2024 में कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 200 में शामिल नहीं हुआ है। भारत के कुल 91 संस्थानों को इसमें जगह मिली है। भारत के कुल 91 संस्थानों को इसमें जगह मिला है। और इसमें अगर हम देखें भारत के जो संस्थान शामिल हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान 201वें, अन्ना विश्वविद्यालय 501, जामिया मिलिया ये भी जो है 600वें नंबर पे है। इन सभी को जो है स्थान दिया गया। टॉप 200 में भारत का कोई भी संस्थान इसमें शामिल नहीं है। और उत्तर प्रदेश के संस्थानों की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्थित 2 संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है और बनारस विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जो रैंक दिया गया है वह 601 और बनारस BHU को 800 दिया गया है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023, 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट द्वारा कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के सहयोग से मिलकर के यह रिपोर्ट जारी किया गया। यह इसका 9वां संस्करण है। और टॉप 3 देश जो हैं स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। 10 दक्षिण एशियाई देशों में सिंगापुर पहले नंबर पे है और भारत जो है 9वें नंबर पे है। ठीक है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 GTCI 2023 इसमें 134 देशों को शामिल किया गया है। और 5 प्रथम संस्थानों में क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड शामिल हैं। अंतिम जो 5 संस्थान है उसमें चाड, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, इथोपिया, मोजाम्बिक और अंगोला है। भारत की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो भारत का समग्र रैंकिंग 103 है
निम्न मध्यम आय वर्ग में इसे रैंक दिया गया है और क्षेत्र मध्य और दक्षिण एशिया के अंतर्गत जो है इसे यह रैंकिंग दी गई है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023, 25 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें टोटल 142 देशों को शामिल किया गया है। 142 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें से डेनमार्क पहले नंबर पे है, नॉर्वे दूसरे, फिनलैंड तीसरे नंबर पे है। वेनेजुएला को इसमें अंतिम स्थान मिला है। वेनेजुएला को अंतिम पायदान पर रखा गया है। और भारत की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग है 79। भारत की रैंकिंग 79 है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 79 है। तो ये थे आपके इंडेक्स, जिसको हम लोगों ने मुश्किल से 1 घंटे में कवर किया है। और यह मान के चले कि इसमें सारे जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबको बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और जो आपके ज़्यादा की पॉइंट, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, जो की पॉइंट है उनको हाईलाइट कर दिया गया है, ताकि उस पर बार बार आपका नज़र जाए और उसे लंबे समय तक आप याद कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह जो है पूरे घटना चक्र को कवर किया जाएगा। और उसके बाद जो है MCQ फॉर्म में पूरे घटना चक्र जो करंट अफेयर है उसको भी एक बार कराया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर वाला सेक्शन आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें। तो और किसी भी क्वेश्चन या किसी भी पॉइंट को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।